जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 41 तक करा दिया है, ठीक है। उसको बढ़िया से देखिएगा ना, ठीक है। माना मैंने ये थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ये सब खराब जा रहा है, लेकिन जो बच्चा रुक कर उसको पूरा तरह से एनालिसिस करेगा उसका क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ना कभी नहीं फंसेगा। ये है 10वीं क्लास का मॉडल पेपर है, ठीक। मॉडल पेपर अभी मैं करा रहा हूँ साइंस सब्जेक्ट, साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। आज हम लोग 42 से पूरा 80 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले को ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद मैं शुरू करूँगा सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, जो आप लोगों को सर दर्द बना रहता है। उसमें घबराने की बात नहीं है, बस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक देते जाइएगा अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 की गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। गंधक को हम लोग क्या कहते हैं? गंधक का ही नाम है सल्फर। बोलचाल की भाषा में हम लोग गंधक बोल देते हैं सल्फर। सल्फर का सांकेतिक सूत्र एस है, ठीक ना। रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला एस। इसका परमाणु संख्या होता है 16, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। यही दे रहा है 14, तो 14 किसका होता है? 14 होता है, याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन का एस आई से दर्शाया जाता है। 15 किसका होता है? 15 होता है फॉस्फोरस का, पी से उसको दर्शाया जाता है, फॉस्फोरस। ज़रूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछेगा। ये भी तो पूछ सकता है ना कि बताइए कि 15 किसका परमाणु संख्या है, इसीलिए मैं पूरा लिख लिख के बता दे रहा हूँ। 17 होता है क्लोरीन का, क्लोरीन गैस होता है ये क्लोरीन, ठीक ना। ये सिलिकॉन, याद रखिएगा ना, है ना। आप लोग 1 से ना 20 तक परमाणु संख्या को याद कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल एक मिलता है 5 रुपये का, उसको खरीद के याद कर लीजिएगा। याद कर लेना है, याद करना है क्या चीज़? परमाणु संख्या, ठीक। तत्वों का, तत्व 1 से 20 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 तक हुआ ना। ऐसे ही 2 और याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे एग्जाम में। अगली बार कुछ और दे के पूछ लेगा कि बताओ 17 परमाणु संख्या किसका है, तो ऐसे ही है ना। 20 को याद रहेगा तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जाता है CO, ठीक ना। इधर से और इधर से दिखाया है। इसको ना हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का सांकेतिक सूत्र है ये अभिक्रियाशील समूह का, ठीक ना। इसी में देख लो, हमारा आंसर तो डी हो जाएगा। इसी में एल्कोहल है। एल्कोहल को हम लोग कहते हैं शराब। जो शराब पीता है सब ना, उसी को शराब कहते हैं। इसका रासायनिक जैसे ये दिया है ना, तो ये कार्बोनिल समूह का है। ऐसे ही एल्कोहल का देगा तो एल्कोहल का होता है ऐसे एकल बॉन्ड दे के OH, ठीक ना। एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह में भी इसका भी याद कर लेना, एकल बॉन्ड दे के CHO होता है, ठीक ना। ईथर समूह में होता है ना, ईथर समूह में होता है R एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड ROR। इसको याद कर लेना। इसको मत याद करना, ये भारी है, लेकिन इसको और इसको याद करके रखना। ये वाला साइन, जैसे मान लो अगली बार दे दे एकल बॉन्ड CHO किसका है, तो एल्डिहाइड समूह, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 44 में कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? जब भी हम लोग लोहा को वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें एक गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलता है। लेकिन याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस यहाँ कहीं नहीं दे रहा है, लेकिन इसका एसिटिलीन गैस का ही एक और नाम है एथाइन गैस।
इसी को एसिटिलीन गैस को ही एथाइन गैस कहते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। एसिटिलीन गैस जैसे वो होता है ना कैल्शियम कार्बाइड, मतलब जो कार्बाइड फल पकाने के लिए, आम वगैरह पकाने के लिए, देखना ना गैस वेल्डिंग जो करता है वो चूने के साथ कैल्शियम कार्बाइड को एक टंकी में ऐसे भर के यहाँ से पाइप निकाल के ले गया रहता है अपने बिल्डिंग वाला जगह पे, है ना, तो यहीं से बिल्डिंग पकड़ के करता है यहाँ से, तो इसी में भर के रखता है कैल्शियम कार्बाइड और चूना को मिलाकर, तो इसी में से एसिटिलीन गैस बाहर निकलता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य। लो याद हो गया ना, ऐसे ऐसे ऊपर आवर्त सारणी में ऊपर से बने हुए उदग्र यानी खड़ी खड़ी रेखाओं को समूह कहते हैं, और ये समूहों की संख्या कितनी है 18। तो कार्बन जो है ना हमारा 14वां ग्रुप का सदस्य है, 14वां ग्रुप में रहता है, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी याद रखना, याद करना ना, तो कम से कम 4 तत्वों को याद कर लेना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये होता है 5वां परमाणु संख्या, 6ठा, 7वां, 8वां, ये हो गया परमाणु संख्या। और ये होता है आपको किस समूह में, तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। देखो ना कार्बन 14वां समूह में आ रहा है, ये हो गया समूह, ठीक ना। आवर्त सारणी किस वर्ग या समूह, समूह को ही क्या कहते हैं, वर्ग। तो इसीलिए हमारा कार्बन 14वां समूह में जाएगा, हमारा आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन में ना कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, 3 परमाणु से जुड़े रहते हैं, 3 बंधन से। चलो इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। हमारा हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़े होंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में केवल एल्केन आता है, ठीक। असंतृप्त में 2 आते हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र बोलो तो CnH2n+2, एल्कीन में छोड़ दिया जाता है CnH2n, और एल्काइन में सूत्र इसका CnH2n-2। तो देखो ना इसको एथाइन, एथाइन बोलने पे किसके जैसा आवाज़ लग रहा है, एल्काइन की तरह आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। जिसका आवाज़ जिससे मैच करेगा वो समझ जाओ कि उसी हाइड्रोकार्बन का वो समूह होगा। तो एल्काइन से मिलता जुलता नाम है एथाइन, तो ये एल्काइन में चला जाएगा। अब एक और बात समझना, एल्केन में ना सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। हमेशा सिंगल बॉन्ड संतृप्त यानी एल्केन में, असंतृप्त में एल्कीन में आइएगा तो डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा एथाइन एल्काइन में जा रहा है, तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, यानी सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड। इसीलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझाने पर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और से दे उठा के तो आप सही सही बना लीजिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन ना फ्लोरीन होता है, ठीक। हमारा आंसर F हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या बताओ। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन का 17, Cl से क्लोरीन, I से आयोडीन। याद रखना Br से ब्रोमीन, Cl से क्लोरीन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अब ये जो बच्चा थ्योरी पढ़ा होगा वो तो फटाक दे बना देगा। देखो ऐसे ऐसे चलता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो इसको आवर्त बोलते हैं, और ऐसे ऐसे बना रहता है इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक ना।
ऐसे ऐसे, तो ये हो गया वर्ग या समूह, या इसी को कहते हैं ग्रुप। तो इसकी संख्या 18, ठीक। और फिर ऐसे ऐसे चला है तो आवर्त, तो आवर्तों की संख्या 7, इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त, आवर्त 7। एक ट्रिक याद रखना है ना, ट्रिक होता है आवर्त, आवर्त में कितना होगा और समूह में क्या कितना होगा, ठीक ना। समूह कितना होगा आवर्त, तो आवर्त में 7, 7 आवर्त में तो निकल रहा है, इसमें भी तो आवर्त, आवर्त से 7 बना लेना और बाकी जो बचा 18 वो समूह में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। आवर्तों की संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, परमाणु संख्या उसका 19 ही होता है, तो इसकी संयोजकता क्या है। मैंने बोला ना कि 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए तत्वों का, ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा बैठ के याद करोगे हो जाएगा, ठीक ना। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो 19 को तोड़ो, K फॉर पोटेशियम होता है पोटेशियम का। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। 2, 19 में से 2 भरा गया, पहला कक्षा में हमेशा 2 ही भराएगा, फिर 8, 10 हो गया, बचा 9, तब ना 19 होगा, तब उसमें से भी 8 भराएगा, दूसरा में भी 8, तीसरा में 8, चौथा में भराता है 18, तो लेकिन बचा कितना 8, 2, 10, 8, 18 भरा गया, तो बचा 1। यानी हमारी संयोजकता पोटेशियम के लिए कितना, जो बाहरी लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना उसी को संयोजकता बोलते हैं। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। देखो आ गया ना ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अभी बताया ना कि ऐसे ऐसे जो बनाया रहता है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसको आवर्त, और ऐसे ऐसे बनाया होगा तो इसको बोलते हैं वर्ग। और ऐसे ऐसे को खड़ा, मतलब खड़ा है कि नहीं, देखो तो खड़ा लाइन से बन रहा है ना, तो इसी को उदग्र बोलते हैं। उदग्र मतलब वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स है ना, खड़ा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में। तो जब खड़ा हो ना तो इसको बोलते हैं ग्रुप या समूह या वर्ग। इसकी संख्या अभी बताया ना पीछे वीडियो में 18, और आवर्तों की संख्या आवर्त, आवर्त में तो निकल रहा है तो इसकी संख्या 7, इसमें भी तो, इसी से ट्रिक बना लेना है ना, 18 और 7 होता है। तो हमारा पूछ क्या रहा है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी ग्रुप का बात कर रहा है, तो ग्रुप हमारा 18 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। अब धातु कौन है कौन नहीं, इसके लिए आप परमाणु संख्या अगर याद किए हैं तो बहुत ही जल्द बना लेंगे। परमाणु संख्या याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से कम 20 गो, कम से कम 20 गो याद कर लेना, ठीक ना। चलो अब देखते हैं 9 नंबर पे कौन सा होता है। अभी ये नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, याद रखना, और ऊपर वाला होता है ना किसी भी तत्व का ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, या इसी को भार भी बोलते हैं, परमाणु भार। अब कंफ्यूज नहीं होगा, तो 9 दिया है यहाँ, तो 9 किसका होता है, 9 होता है, अभी बताया ना, 9 होता है आपका, 9 होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो एक गैस है, ये कैसे तत्वों में धातु कैसे हो सकता है, धातु तो नहीं हो सकता है, ये गैस है। अब इसको चेक करो, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक धातु तत्व है, धातु है, यही धातु है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। फिर इसको चेक करो, 6 पे कौन बैठा होता है, कार्बन। परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन न तत्व है ना, तत्व है लेकिन ना धातु है ना उपधातु है, ये है अर्ध धातु, यानी दोनों का गुण इसमें होता है, अर्ध धातु। 8 पे कौन होता है, ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित वो उद्योग कौन सा है। वनों पर आधारित माने वन से
कौन कौन से उद्योग बनता है वन पर आधारित? तो कागज़ पेड़ पौधों से बनता है, पेड़ से। लाख, लाख से ना, देखना ना, लड़कियों के हाथ में जो बल्ला चूड़ी वगैरह बनता है, चूड़ी बल्ला ये सब बनाया जाता है, तो लाख पेड़ से ही प्राप्त किया जाता है, पेड़ से, ठीक ना। टिम्बर, टिम्बर का मतलब ना, टिम्बर का मतलब ये होता है पलाई। आजकल पलाई बन रहा है तो कांचे से बनता है? लकड़ी से, ठीक ना, लकड़ी से। तो लकड़ी आएगा कहाँ से? पेड़ पौधों से, ठीक ना। तो इसमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या कहलाती है? मान लो यहाँ देखो, मान लो कोई पौधा है, ठीक, ऐसे, और ये मिट्टी है, इसके नीचे जड़ ये है। अब इसी के मान लो ये भी एक लाइन से ही पौधा बोया गया है, ठीक, बुआई लाइन से हुआ, ये भी मिट्टी है। तो यहीं से एक पाइप गुजार के इसी में पानी भर के एकदम जड़ के पास एक पाइप गिरा दिया जाता है। तो इसी को बूंद बूंद पानी गिरते रहता है टिपकारी के रूप में, तो वो बूंद बूंद क्या बोलता है, टपकते रहता है पानी, उसको टपकन सिंचाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं ना। देखो ना यहाँ लिखा, हाँ यहाँ लिखबे क्या है, ड्रिप इरिगेशन। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, ठीक ना। तो हमारा आंसर ड्रिप सिंचाई। अब बताओ ना, एकदम जड़ के पास जल पहुंचाना है तो ऑप्शन से छांट लो। यांत्रिक छिड़काव, यांत्रिक छिड़काव जो हाथ से छिड़कता है। नहर से सिंचाई, नहर से सींचिएगा तो जड़ के पास थोड़ी जाएगा, पूरा ज़मीन ही भीग जाएगा, पूरा ज़मीन भीग जाएगा। लेकिन हमको पहुंचाना कहाँ है? ठीक जड़ के समीप, ठीक जड़ के समीप। वर्षा जल से सिंचाई, वर्षा जल तो चारों तरफ गिरेगा, पूरा जड़ के पास थोड़ी गिरेगा, ये भी नहीं होता। हमारा आंसर सी, टपकन सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आया ना, किस वर्ष में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड के चिपको आंदोलन 1973, इसका आंसर होगा 1973 में स्टार्ट हुआ था। वहाँ हुआ ये था ना कि 1973 में उद्योगपति, उद्योग करने वाले पेड़ काट रहे थे, तो उसी पर औरतें वहाँ की चिपक गई थी। इसके मुख्य सूत्रधार सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना, सुंदर लाल बहुगुणा, यही नेता थे वहाँ के, इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था। चलो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवकों में पोषण होता है ना, जो मृत पोषी होता है, मृत जीवी होते हैं, वो खुद मरे हुए रहते हैं, लेकिन उसको खाना, देखो बताता हूँ मैं, कवक प्लस शैवाल मिल के क्या बनाते हैं? लाइकेन, ठीक ना। शैवाल इसको भोजन दे देता है, ये, और ये इसी पे निर्भर रहता है, शैवाल पे, तो इसीलिए ये मृत पोषी होता है और मृत पोषी के रूप में भोजन लेता है। स्वपोषी, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो स्वयं अपना भोजन बना ले, अपना भोजन बना ले, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। तो लेकिन वो कवक को क्या होता है? मृत पोषी। चलो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम ना मतलब कि पॉलीथीन। अब देखो ना, इसका आंसर होगा मृत घास पत्ते, ठीक है ना। घास पत्ते को फेंकोगे तो जैविक प्रक्रम द्वारा टूट टूट कर इसको कीड़े मकोड़े खाकर फिर से मिट्टी में मिला देंगे, ठीक, फिर से मिट्टी बना देंगे। मिट्टी कैसे बनता है? पेड़ पौधे का पत्ता सड़ता है तो उसी से मिट्टी बनता है। लेकिन रबर को फेंकोगे, पॉलीथीन को फेंकोगे, ये कभी सड़ने गलने वाला है? तो ये वाला जैविक प्रक्रम द्वारा कभी अपघटित, यानी अपघटित मतलब क्या? टूटना, ये कभी टूटेगा ही नहीं, टूटना, ठीक ना। ये कभी नहीं सड़े गलेगा, सड़े गले का मतलब टूटेगा ही नहीं, लेकिन ये सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? मनुष्य में। मनुष्य का देखो समझा दे रहा हूँ, इसका आंसर मुख गुहा ही होगा। मुख गुहा का मतलब, गुहा का मतलब होता है ना खाली जगह, मुंह में खाली जगह होता है, नहीं, मुंह में खाली जगह ही होता है, उस वहाँ पे केवल दांत बना रहता है और जीभ रहता है, लार ग्रंथि भी होती है तो वो अंदर रहता है। देखो मैं समझा रहा हूँ,
मान लो ये कोई आदमी है और यहाँ से इसका मुंह है ना, तो यहाँ से खाना खाएगा तो ये बना रहता है ऐसे, ठीक, मान लो ये, और ऐसे आता है यहाँ तक और फिर ये अमाशय में चला जाता है और यहाँ से छोटी आंत में, ठीक, और यहाँ से बड़ी आंत में जाकर ऐसे निकल जाता है। चलो हमारा काम यहाँ तक है। यहाँ मुख में भोजन रखा तो यहीं से लार वगैरह निकल के ना इसको तोड़ना शुरू कर देता है। मुंह में लार बनता है, लार में लाइपेज एंजाइम ये सब बनता है, तो यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है, खाना पचना शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुंह से ही शुरू, मुंह, ठीक। अब यहाँ से आता है, यहीं पर इसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। अब नीचे आता है, ये होता है पेट। पेट को किताबी भाषा में अमाशय बोला जाता है, अमाशय। फिर ये छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद ये वाला ऐसे ऐसे जाता है तो इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो अब तक आंसर निकल गया होगा आप लोगों का। मुख गुहा, मुख गुहा से पचना शुरू होता है। अमाशय, अमाशय को ही पेट बोला जाता है, पेट, ठीक। ग्रसनी, ग्रसनी अभी बताया ना, ये इसी को बोला जाता है। यहाँ से फूड पाइप, फूड पाइप इंग्लिश में समझ जाओ, फेरिंग्स। अब छोटी आंत, अब बड़ी आंत आपको पढ़ना है, उससे पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम मतलब सजीव में कौन कौन सी क्रिया होती है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीव सांस लेवे करते हैं, सजीव पोषण भी करते हैं, सजीव प्रजनन भी करते हैं। तो इसमें सभी, हमारा आंसर डब्बा हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किण्वन क्रिया क्या होती है। किण्वन का मतलब ये केमिस्ट्री में आता है, यानी रसायन विज्ञान में। किण्वन का मतलब होता है सड़ना, याद रखना है ना, सड़ना। तो कौन सा ऐसा, ये जो है ना, ये सब जो है ना, अमीबा, ये भी जीव है, बहुत छोटा जीव, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। हाइड्रा क्या है, पेड़ पौधा की जीव, ये भी जीव ही है, लेकिन दिखेगा पेड़ पौधा की तरह। आपके बुक में फोटो दिया होगा, लेकिन दिखेगा पेड़ पौधे की तरह, लेकिन है ये जीव जंतु, है ना। ईस्ट में, हाँ यही आंसर हमारा होगा। ईस्ट में ना एक ईस्ट होता है, इसी में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। ईस्ट ऐसे दाने दाने के बराबर होता है, इसको डाल दीजिएगा कहीं भी तो ये सड़ जाता है, खुद अपने सड़ता भी है और किसी और को भी सड़ा देगा। तो हमारा आंसर ईस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन का मतलब ना, उसमें वायु लेवे कीजिएगा आप, जिसमें वायु लिया जाए, ठीक। अब वही लिख दे, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। अ मतलब होता है, अ मतलब नहीं, अवायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन, या इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, है ना, समझ जाओ। ऑक्सीजन लेना है, वायवीय श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना, लेकिन अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं लिया जाता, उसमें ऑक्सीजन ही का काम नहीं होगा, लेकिन वायवीय में हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। CO2 लोगे नहीं, नाइट्रोजन भी जाता है, लेकिन अब वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन काम करता है, क्योंकि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन ही सबसे अधिक है। SO2, अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक गैस है, याद रखना, इसी से अम्लीय वर्षा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन यानी जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करे, जो ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा दे, ठीक। तो ऊर्जा क्या, कौन सा देता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं ना, समझ जाओ, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं जो थोड़ा सा मीठा लगे, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, है ना। बाद में जैसे चावल खाए, रोटी खाए, ये सब पचकर ना ग्लूकोज के ही रूप में बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। तो उसी से हम लोग के शरीर में कोशिकाओं को एनर्जी मिलता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, तो याद रखिएगा। चलो समझाता हूँ। मान लो ये पौधा का एक पत्ती है, ठीक, ऐसे, इसी में ना बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। ये छिद्र आँख से नहीं दिखेगा, लेकिन इसी को कहते हैं रंध्र। इंग्लिश में इसका रंध्र
इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, है ना। दोनों लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पत्तियों में छिद्र रहता है ना। लेकिन इसीलिए मुख्यतः हम लोगों के पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? पत्ती में। तो हमारा आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय से क्या होता है? ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में। यह क्या करता है? ब्लड यानी खून को पूरे शरीर में भेजता है, शरीर में। तो ये किसका भाग है? श्वसन का। इससे सांस चलता है? नहीं। पाचन का? पाचन भी नहीं करता है। उत्सर्जन मतलब बेकार के पदार्थों को निकालता है? नहीं। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है ना। श्वसन में तो मान लो जो अंग हमारा श्वसन करते हुए भाग लेगा, जैसे नाक, फेफड़ा, इसी में आएगा डायफ्राम। जब आप लोग पढ़िएगा गहराई से तो वो भी आएगा ना। पाचन में कौन कौन सा अंग भाग लेता है? तो पाचन में तो आ जाएगा, पहले ही बताया गया है पिछले क्वेश्चन में, मुंह, हमारा आमाशय यानी पेट, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये सब पाचन में भाग लेता है। उत्सर्जन का मेन अंग यानी मुख्य अंग एक ही है, किडनी। इसी को लिखता है इंग्लिश में किडनी, हिंदी में ब्रिक, ठीक ना। ये क्या करता है ना, खून को साफ करता है, खून की सफाई। इतना इसलिए बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन यही नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, लेकिन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में ना फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन आता है। ये एंजाइम नहीं है रे, प्रोटीन है, याद रखना है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो हवा से मिल कर ना फट दे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बनाता है और फिर जहाँ कटा हुआ रहता है वहाँ पे एक परत बना देता है जिससे ब्लड बाहर नहीं निकलता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। ये लाल रक्त कोशिका कहते हैं इसको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मिला हुआ रहता है ना हमारे ब्लड में, ये खून में पाया जाता है। इसी के चलते खून हमारा लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक ना, इसको याद रखना। फाइब्रिनोजेन, लस्सी का मतलब लाशा की तरह नहीं निकलता है, ये ज़्यादा करके इसका कलर ना थोड़ा सा पीला होता है, ठीक ना, लाशा के रूप में निकलता है। चलो क्वेश्चन नंबर है 65 कर रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप का अपशिष्ट का मतलब ना कचरा, ठीक ना। पादप का अपशिष्ट कहाँ जमा रहता है? पादप का अपशिष्ट, इसका आंसर होगा सभी जगह, इनमें से सभी। कोशिकीय रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। देखो ना वैक्यूल, मान लो ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका हमेशा चौकोर ही होता है। सबसे बड़ा का कोशिकांग ना उसका यही होता है, वैक्यूल्स, रिक्तिका, है ना। छाल में, पेड़ के ऊपर छाल भी लगा रहता है ऐसे, है ना, ठीक। छाल में भी कचरा जमा रहता है, पत्तियों में भी कचरा जमा होता है। पत्तियों को कभी छूकर देखने लगेगा कि जैसे ऊपर चर्बी लगा हुआ है, मोम, तो वो कचरा ही है पेड़ पौधों का, इसीलिए सभी जगह हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो एसिड, इसी को बोलते हैं एमिनो अम्ल का एसिड। तो एमिनो एसिड जब टूटता है ना तो हमारा अमोनिया बनता है। बोल के देखो ना, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल से अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सांस लेकर जब हम लोग छोड़ते हैं तब उसमें निकलता है, ठीक। ये इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ठीक ना, आपका भी मत भूलिएगा ना। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है, NH3 यानी अमोनिया। चलो क्वेश्चन नंबर 67 है कि ब्रिक का प्रधान कार्य, अभी बताया ना, ब्रिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी, ठीक ना, इसको किडनी बोलते हैं।
इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ब्रिक का अभी पीछे कार्य बताया कि वो उत्सर्जन का काम करते हैं। उत्सर्जन ना मतलब बेकार पदार्थ बाहर निकाल देता है, बेकार पदार्थ को बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है ना। तो किडनी क्या करता है, किडनी ऐसे रहता है, इधर से खून आती है और इसी में से छन के चली जाती है और यहाँ से पेशाब की थैली में अपशिष्ट का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से पेशाब बाहर और फिर अच्छा खून यहाँ से निकल के फिर चला जाता है ना। दो नसें आती है एक जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 इस कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन ना, पादप हार्मोन को याद रखना, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, 5 प्रकार याद ही कर लो, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, 5 प्रकार के होते हैं। पहला इसका आंसर देख लो, ये होगा साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन एक उस पे से हार्मोन है। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा का हार्मोन है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। तीसरा में साइटोकाइनिन, इसी को भर लो, है ना, साइटो लिख लेना, इसी से क्वेश्चन बनेगा बाबू, साइटोकाइनिन इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जब इससे पूछ दिया तो इसको नाम हटा के इसमें से भी तो कोई नाम दे सकता है ना। चौथा में एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं यानी एब्सिसिक अम्ल। पांचवा एक होता है एथिलीन, एथिलीन हार्मोन, इसी से फल पकते हैं, है ना, फल पकता है। देखना ना, कभी कभी पेड़ से आम तोड़ना, खास करके आम को, तो उसके जड़ से एकदम दूध जैसा दूधिया थोड़ा सा, जिसको बोलते नहीं है कि चोंप लग गया, चोंप चोंप, वही है एथिलीन गैस, है ना। तो इसका आंसर साइटोकाइनिन, इसको याद कर लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69, देखो आ भी गया क्वेश्चन कि फल पकाने वाला हार्मोन है, अभी बताया ना एथिलीन, हमारा आंसर एथिलीन। एथिलीन गैस ना ये पेड़ पौधों में मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से फल पकाता है। और एक हम लोग करते हैं कि कच्चा आम वगैरह तोड़ लाते हैं और कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या रखते हैं, कार्बाइड, कार्बाइड नहीं बोलता है लोरी, कच्चे फलों को पकाने के लिए, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। इंग्लिश में कार्बाइड बोलता है लोग वाले गाँव में, है ना, लेकिन इसको किताबी भाषा में कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, है ना। तो कच्चे फल को तोड़कर पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, और फल पकाने वाला हार्मोन जो पेड़ में ही फल पक जाए उसके लिए एथिलीन हार्मोन का यूज होता है। एथिलीन एक गैस के रूप में भी हार्मोन है, इसको गैसीय हार्मोन भी बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। कपाल तंत्रिका पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, 12 जोड़ी। चलो अब समझो, मान लो ये कपाल है और ये इंसान का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी निकल रहा है, तो कपाल से ना ऐसे नसें निकलती हैं, तो जोड़ी में ये कितना निकलती है, 12 जोड़ी, लेकिन संख्या में 12 दूना 24 हो जाएगा, जोड़ी में हमेशा 2 होता है। और मेरुदंड से भी ऐसे नसें निकली रहती है, ठीक ना, ऐसे, तो ये कितना निकलता है, 31 जोड़ी। इसको याद रखना, 2 ही तंत्रिका निकलता है, एक कपाल से एक मेरु तंत्रिका, इसको बोलते हैं मेरु तंत्रिका। अब अगला बार क्वेश्चन पूछे कि मेरु तंत्रिका कितनी निकलती है, मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी, ये होता है मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी या कपाल तंत्रिका, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, 12 जोड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर हमारा एड्रीनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एड्रीनल हार्मोन जो है ना, ये भी हार्मोन ही है, यह एक क्या है, हार्मोन हार्मोन नहीं रे, हार्मोन नहीं है, हार्मोन, इससे एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, ये एक ग्रंथि है ना, इसी से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एड्रीनेलिन,
एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक ना। ये होता है ना कि डर के समय बहुत ज़्यादा निकलता है ये, इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन। अब अगला बार क्वेश्चन बना देंगे, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन को। हमारा आंसर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा अभी बताया ना पीछे, हाइड्रा मान लो ये ऐसे पौधा है, ठीक, तो यहीं से एक बड निकलेगा छोटा सा, और यही टूट के गिर जाएगा, और गिर के फिर एक तो नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक, ऐसे ही बना लेगा। तो ये बड निकलता है, बडिंग मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। प्रजनन मतलब इसमें लैंगिक, ये अलैंगिक प्रजनन हुआ ना, हाँ अलैंगिक प्रजनन हुआ, इसमें लिंग का कोई रोल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प यानी फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो उसको पुंकेसर कहते हैं। हमारा आंसर एप्पल हो जाएगा। लेकिन पुष्प में नर और मादा दोनों होता है, ठीक ना। तो नर को कहते हैं क्या जी, अभी तो वो हो गया पुंकेसर, लेकिन मादा जनन तंत्र को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री मतलब औरत, स्त्री केसर, ठीक ना, इसको याद रखना। अब अगला बार पूछ दे कि पुष्प में मादा जनन तंत्र को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर, इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 74 है कि शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में ना स्पर्म कहते हैं, है ना, यहाँ इंग्लिश भी लिखा है स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म हमारे वृषण में बनता है। वृषण मतलब, चलो फिगर से बताता हूँ। मान लो ये एक आदमी है, यहाँ जो लिंग अंग होता है ना, लिंग, उसी में एक ऐसे वृषण कोष होते हैं। वृषण कोषों की संख्या कितनी होती है, 2। इसी में ऐसे मान लो एक वृषण है, इसको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, तो इसी पे एक नली लिपटी रहती है जिसको बस डिफरेंस नली कहते हैं। इसी में स्पर्म बनता है और ऊपर चला जाता है, ऐसे निकल के, और पेशाब के रास्ते निकलता है। तो ये कहाँ बनता है, वृषण में हमारा स्पर्म बनता है, ठीक। अब कभी मत बोलिएगा, है ना। मूत्राशय में तो मूत्र रहता है। गर्भाशय स्त्री में होता है, औरतों में। गर्भाशय का मतलब इसमें बच्चा पलता है, बच्चा इसी में रहता है रे। अंडाशय लड़कियों में होता है, यानी औरतों में। इसी से अंडा निकलता है बाहर, जो निषेचन के काम में भाग लेता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जीव की उत्पत्ति के पहले, यानी जब जीव नहीं आए थे धरती पर, तो क्या नहीं था, उस समय ऑक्सीजन नहीं था, तभी तो जीव भी नहीं आ रहे थे, है ना। तो हमारा आंसर O2 हो जाएगा। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ना। चलो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है। आर्कियोप्टेरिक्स है ना, इसको ऐसे समझ लो, यह एक डायनासोर का प्रजाति है। डायनासोर की प्रजाति का एक है। इसका अवशेष मिला है, जीवाश्म आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक ना। इसका जीवाश्म मिला है, तो उसी से बताया गया, वैज्ञानिकों ने बताया कि यह डायनासोर की प्रजाति का है। तो चलो यह एक जीवाश्म है, हाँ सही बात है। इसके जबड़े में दांत और अंगुलियां में नख थे, सही बात है। जब डायनासोर वैसे ही ना फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, तो उसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख यानी नाखून थे। इसमें डैने यानी डायना और पंख विद्यमान थे, हाँ ये सब ही है ना। अब इसको ऐसे समझ लो कि पक्षी और डायनासोर के बीच की कौड़ी का काम यही करता था आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, आर्कियोप्टेरिक्स। इसी से डायनासोर बनते थे, है ना। पक्षी के रूप में बने बने डायनासोर बन जाते थे। इसीलिए पक्षी और डायनासोर के बीच के कड़ी किसको बोला जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स को। यह एक जीवाश्म है, समझ जाओ कि ये डायनासोर ही है। तो इसमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। अपना लिंग कौन बदल सकता है। कुछ घोंगे होते हैं ना, वो अपना लिंग ही बदल लेते हैं, है ना, समझ जाओ। ये घोंगे होते हैं, ये लिंग बदल लेता है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, यहीं पे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन ऐसा जीव है, एक ऐसा जीव, ठीक ना, जिसमें नर जनन एवं मादा जनन तंत्र एक ही शरीर में होता है। बताओ। ऐसा जीव जिसके शरीर पर नर और मादा अलग अलग नहीं होता है, उसी में होता है, उसी के शरीर पे, दोनों एक ही शरीर पे होता है, वो है केंचुआ। केंचुआ यानी चेहरा, केंचुआ, है ना। केंचुआ में नर और मादा एक ही शरीर पे बना होता है, लेकिन घोंघा जो अपना है ना, लिंग बदल लेता है, ठीक ना। सरीसृप मतलब रेंगने वाले पंछी तो जन्म भी करते हैं, मधुमक्खी को जन्म भी करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जहाँ हम लोग रहते हैं ना, उसी को पर्यावरण कहते हैं। अब देख लो आपके पास क्या है, जल मंडल, यानी जहाँ जल भी हो। स्थल मंडल, स्थल का मतलब होता है ना जमीन, सूखा जमीन, है ना, जिस पे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, ठीक। फिर वायुमंडल, हमारे अगल बगल वायुमंडल यानी वायु भी है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब है कि नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर इनमें से सभी। पर्यावरण इन्हीं तीनों से मिलकर ही बनता है। ये आपके बुक में दिया भी है ना। ठीक से जब बुक रीडिंग कीजिएगा तब समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 79, 79 में दे रहा है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। उपभोक्ता याद रखना, उपभोक्ता ना 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय, ठीक। अब प्रथम द्वितीय समझने के लिए इसको देखो, एक फिगर से मैं बताता हूँ। मान लो एक घास का मैदान है, इसमें घास लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसको कौन खाएगा। ये तो किसी को नहीं खाएगा, ये सूर्य से अपना एनर्जी लेगा और खाना बना लेगा, अपना खा लेगा। लेकिन इसको खा लेगा कौन, टिड्डा। टिड्डा खाएगा कि नहीं, ग्रासहोपर। टिड्डा को खाएगा कौन, मेढक। मेढक को खा सकता है सांप। मेढक को सांप खा सकता है कि नहीं। तो इसी पे देख लो, घास को अगर कोई टिड्डा खाया तो ये प्रथम उपभोक्ता हुआ। टिड्डा को अगर मेढक खाया तो ये द्वितीय उपभोक्ता। अब मेढक को सांप खा गया तो ये तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता ना केवल मांस ही खाता है सब, है ना। द्वितीय उपभोक्ता टिड्डा में भी मांस ही है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, साग सब्जी और यानी पेड़ पौधा और मांस दोनों खा सकता है, जीव को भी। अब प्रथम उपभोक्ता ना केवल और केवल, जैसे बकरी, हिरण, गाय, भैंस, ये सब क्या होती है, प्रथम उपभोक्ता। ये केवल पेड़ पौधों को ही खा कर रहेगा। तो इतना तो समझ में आया ना। तो हमारा आंसर निकल गया होगा कि मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, द्वितीय, है ना। दूसरा पे आ रहा है ना मेढक, तो ये द्वितीय उपभोक्ता है। अब कभी मत गलती करना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन। ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 80 में आप लोगों का कितना सही हुआ। 80 क्वेश्चन देखने के लिए ना आपको पार्ट 1, 2 और 3 पूरा देखना पड़ेगा वीडियो। अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, है ना। देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आने वाला साइंस से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। अनिम्न यानी जैव निम्नकरणीय नहीं, जैव अनिम्नकरणीय यानी अजैविक निम्नकरणीय पदार्थ हो गया। अब बताओ DDT। DDT इसका आंसर हो जाएगा। DDT का पूरा नाम जानते हो क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये पूरा एक ही में नाम चल रहा है, ट्राइक्लोरो इथेन। देखो ना, डाइक्लोरो यानी डी, डाइफिनाइल यानी डी,
ट्राईक्लोरोइथेन यानी टी, यानी DDT, ठीक ना। तो ये कहीं नहीं सड़ेगा। वाहित मल, मल यानी वाहित मल का मतलब पानी में जो मल मूत्र बह के जाता है, ये तो ख़त्म हो सकता है, सड़ गल के मिट्टी हो जाएगा, कागज़ में मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं सड़ता है ना। ये मच्छर से बचाव के छिड़काव के लिए छिड़का जाता है DDT का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं SST का भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो इसीलिए इस चैनल को फॉलो करके रख लो। चैनल का नाम है ST ऑनलाइन क्लासेज, ठीक ना। यहीं पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अगला वीडियो हमारा आएगा SST का मॉडल पेपर पे। तब तक के लिए जय हिंद।